एंड वेलकम टू SPMIS एकेडमी डेली आंसर राइटिंग सेशन। इस सेशन में मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं और आप अपने आंसर सबमिट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। इस ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दी हुई है। आज का क्वेश्चन है हमारा साइंटिफिक इनोवेशन के ऊपर। देखिए क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है और जो भी क्वेश्चन में बात पूछी गई है वो ऐसी कॉमन बात है जो हम सबको ही पता होती है और थोड़ा बहुत उसके रीजंस हम सबको पता होते हैं। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि आपको जो साइंटिफिक इनोवेशन होता है इंडिया में उसका लो लेवल होता है, हमारे कंट्री में साइंटिफिक इनोवेशन ज़्यादा नहीं होता है, उसके रीजंस को एग्जामिन करना है। जब भी किसी चीज़ को आप एग्जामिन करते हैं तो आपको उसे एक्सप्लेन करना होगा इन अ वे कि आप उसके कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप दें, आप उसके पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ दें। यहाँ पर जब आपको रीजंस को एग्जामिन करना है साइंटिफिक इनोवेशन के लो होने का, तो आप हर एक फैक्टर को मेंशन करें जिसकी वजह से साइंटिफिक इनोवेशन लो होता है विद अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इन दैट। This question is relevant from the paper 4 Indigenization of Science and Technology in India, which is पार्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस क्वेश्चन में आपको आंसर करनी है 4 चीज़ें। पहला, आप एक इंट्रोडक्शन देंगे जिसमें आप बताएंगे कि हाँ लो लेवल है साइंटिफिक इनोवेशन का। दूसरा, क्या उसके रीज़न है और क्या एक्सप्लेनेशन है उसका। वे फॉरवर्ड आप बताएंगे कि कैसे हमारी सरकार ने इस चीज़ को बेटर करने की कोशिश करी है। और लास्टली यू विल मेंशन अ कंक्लूजन अराउंड इट। द रेफरेंस न्यूज़पेपर फॉर दिस इज 11th June 2020, 3rd September and 21st January 2021. Let us see how we can write an introduction for this question. मैंने आपको इंट्रोडक्शन में एक एग्जाम्पल दिया है जहां पर मैंने बोला है कि पहले के टाइम पर, एंशियंट टाइम पर इंडिया में बहुत फेमस साइंटिफिक इनोवेटर्स होते थे जैसे आर्यभट्ट, सुश्रुत, चरक। लेकिन आज के टाइम पर साइंटिफिक इनोवेशन का लेवल इंडिया में बहुत कम हो गया है। इसी इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा हाईफाई लैंग्वेज में भी लिखा जा सकता है। ये हाईफाई लैंग्वेज वाला एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया है क्योंकि बहुत से बच्चों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है कि सर जब हम आंसर लिखते हैं मेंस के तो क्या हमको बहुत अच्छी इंग्लिश में लिखना चाहिए? ऐसा नहीं है। आपको बहुत अच्छी इंग्लिश में नहीं, आपको सिंपल इंग्लिश में ही लिखना चाहिए, लेकिन अपनी बात को आप इस तरह से लिखें कि वो लॉजिकल हो और वो कोहेरेंट हो। आपके जो थॉट्स होते हैं उनके बीच में डिस्कनेक्ट नहीं दिखना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि हर एक थॉट के बाद में जो अगला थॉट आ रहा है वो पिछले वाले से रिलेटेड है। अगर डिस्कनेक्ट आ रहा है, अगर इनकोहेरेंट है आपके थॉट, तो चाहे आप अच्छी इंग्लिश में लिखें या सिंपल इंग्लिश में लिखें, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इन दोनों ही केस में ये जो दो आपको इंट्रोडक्शन दिए हैं, बात दोनों में ही सेम है और मार्क्स दोनों में ही सेम मिलेंगे। इट इज़ जस्ट दैट इस वाले इंट्रोडक्शन में थोड़ी इंग्लिश बेटर है और इस वाले में एक सिंपल इंग्लिश में उसी बात को ही बोला गया है। आप एक फैक्चुअल इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं इस क्वेश्चन का, जहां पर आप बता सकते हैं फैक्ट एक कि अभी साइंटिफिक इनोवेशन का जो लो लेवल है वो इस बात से एविडेंट है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की 48th रैंक आई है और इसका एक बड़ा कारण है कि गवर्नमेंट सपोर्ट ज़्यादा नहीं है साइंटिफिक इनोवेशन को। और उसके बाद आप रीजंस बताने लगेंगे मेन बॉडी में कि किस तरह से हमको साइंटिफिक इनोवेशन को हमारे यहाँ क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से साइंटिफिक इनोवेशन लो है। आफ्टर राइटिंग द इंट्रोडक्शन लेट अस कम ऑन टू द रीजंस जिसकी वजह से साइंटिफिक इनोवेशन कम है। सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ पर जो पढ़ाने के तरीके होते हैं और जो करिकुलम होता है वो उतना अच्छा नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में अभी भी फोकस करा जाता है एग्ज़ाम्स पर कि एग्ज़ाम में बच्चे को नंबर आने चाहिए। इसकी वजह से जो स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी होती है, जो इनोवेशन होता है, जो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग होती है, उस पर ध्यान नहीं जाता है, उस पर किसी को लगता भी नहीं है कि इसको भी डेवलप करना चाहिए। एक और बड़ा रीज़न है हमारे यहाँ पर कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ाया जाता है वो अभी भी बहुत पुराना सिलेबस होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो बच्चे निकलते हैं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो करके और जब जाकर के कंपनीज में ज्वाइन करते हैं तो उन कंपनीज में भी उनको पहले ट्रेनिंग दी जाती है। ये इंजीनियर्स के साथ स्पेशली होता है। उस ट्रेनिंग में उनको वही सब बताया जाता है जो कि अब उनकी कंपनी में रिक्वायर्ड है। सो ऐसे में ये क्वेश्चन उठता है कि क्या यूनिवर्सिटीज़ में अभी भी जो कुछ भी इंडस्ट्री में चाहिए वो नहीं सिखाया जा रहा है? ये बात बिल्कुल सही है।
यूनिवर्सिटीज़ हमारी भी पुराने सिलेबस पर चलती हैं और जो इंडस्ट्री की करंट डिमांड है उसको वो सर्व नहीं कर पा रही हैं, और इसीलिए कंपनीज जो होती हैं उनको अपने यहाँ के नए लोगों को पहले ट्रेनिंग देनी पड़ती है। सेकेंड रीजन होता है लो साइंटिफिक इनोवेशन का, कि जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें बहुत ज़्यादा रेड टेपिज्म होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेक्स हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि गवर्नमेंट की जो फंडिंग होती है रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए वो टाइम पर नहीं रिलीज होती है, जो कुछ भी अप्रूवल चाहिए टेस्टिंग के लिए वो भी टाइम पर नहीं मिल पाते हैं। ऐसे में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो एटमॉस्फेयर है वही पूरा का पूरा स्लो होता जाता है, और सब साइंटिस्ट और इनोवेटर सबको पता होता है कि चीज़ों में डिले होगा ही होगा। इसका आप ये भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जो तेजस LCA प्रोजेक्ट है जो कि 1983-84 में स्टार्ट हुआ था, वो जाकर के अब इतना रेडी हो पाया है कि हमारे एयरफोर्स जो है वो तेजस को इंडक्ट कर रही है। नेक्स्ट है कि हमारे यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फंडिंग जो है वो लो है। ये एक कॉमनली नोन रीज़न है कि इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फंडिंग कम ही होती है। इसका आप डेटा दे सकते हैं कि इंडिया में 0.7 to 0.8% GDP जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्पेंड होती है, और ग्लोबली बात करें तो 2.7% ऑफ द ग्लोबल स्पेंडिंग इंडिया में आती है, लेकिन चाइना में 17.5% ऑफ द ग्लोबल स्पेंडिंग जाती है। सो इसी से ही पता चलता है कि हमारे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फंडिंग लो होती है। इसके अलावा एक बड़ा रीजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कम होने का ये भी है कि हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं वो उतने स्ट्रांग नहीं हैं। काफ़ी टाइम तक हमारे यहाँ ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बहुत ही वीक रहे थे, और अब इनको धीरे धीरे गवर्नमेंट स्ट्रांग करती जा रही है। लेकिन इन वीक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का रिजल्ट ये होता है कि जो लोग इनोवेशन और रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं उनका मोटिवेशन कम होता जाता है। वो एंटरप्रेन्योर्स जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको अभी भी पता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वीक होने की वजह से उनके पास ज़्यादा इंसेंटिव नहीं है अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से अर्न करने का। तो ऐसे में उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा इंसेंटिव नहीं मिलता है इन्वेस्ट करने के लिए, और वो कम इन्वेस्ट ही करना चाहते हैं। एक अलग रीज़न है लो साइंटिफिक इनोवेशन होने का कि हमारे यहाँ हायर एजुकेशन में पार्टिसिपेशन ही कम है। अगर हम अपनी कंट्री का हायर एजुकेशन में पार्टिसिपेशन देखते हैं तो हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 27% ही आता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलती है कि इसको 50% होना चाहिए। डेवलप्ड कंट्रीज़ की भी बात करें तो वहाँ पर भी हायर एजुकेशन में पार्टिसिपेशन बहुत हाई होता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि जैसे जैसे लोग हायर एजुकेशन में ज़्यादा जाते हैं वो ज़्यादा इनोवेशन रिसर्च की ओर जाते हैं। ऐसे में हमारा इनोवेशन अपने आप ही बढ़ जाएगा अगर हमारे यहाँ से ज़्यादा लोग हायर एजुकेशन की ओर जाएंगे। नेक्स्ट रीज़न होता है लो साइंटिफिक इनोवेशन का कि हमारे यहाँ पर जो ग्रासरूट लेवल पर इनोवेशन होती है उसकी मार्केटिंग और स्टैंडर्डाइजेशन अच्छा नहीं होता है। देखिए, ग्रासरूट लेवल इनोवेशन या कम्युनिटी लेवल इनोवेशन का मतलब होता है कि वो इनोवेटर्स जो बहुत नीचे बहुत छोटे लेवल पर काम करते हैं। सपोज जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया है पैडी थ्रेशर्स का। पैडी थ्रेशर का इनोवेटर एक छोटा सा आसाम का मोरीगांव का एक फार्मर है जिसने एक छोटी सी मशीन बनाई है जो कि पैडी के थ्रेशिंग के लिए बहुत इनोवेटिव एक इनोवेशन है जो बेटर तरीके से कर पाती है। प्रॉब्लम ये होती है कि ही इज नॉट एबल टू मार्केट हिज इनोवेशन हिज प्रोडक्ट अक्रॉस द कंट्री। एज अ रिजल्ट उसने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया, उसने बहुत अच्छा साइंटिफिक इनोवेशन करा, लेकिन फिर भी उसको प्रॉपरली मार्केटिंग नहीं मिल पाई। ऐसे में इस इनोवेटर के पास में कोई मोटिवेशन नहीं रहा कि वो और ऐसे इनोवेशन करे। और एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है ग्राउंडनट डिगर का। इसका इनोवेटर श्री संजय कुमार, ही इज फ्रॉम राजकोट गुजरात। अगेन इन्होंने ग्राउंडनट को डिग करने का एक अच्छी मशीन बनाया, साइंटिफिक इनोवेशन करा, बट उनके पास मार्केटिंग करने का बहुत अच्छा तरीका नहीं है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्टअप, छोटी छोटी कंपनीज हैं जो ग्रास रूट लेवल पर अच्छा काम कर रहे हैं। आपने mittikul.com का नाम सुना ही होगा। ऐसे बहुत सारे ट्राइबल प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो कि ट्राइबल जो स्किल्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं
और उसकी वजह से साइंटिफिक इनोवेशन करके एक अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन मार्केटिंग उन सब के लिए ही प्रॉब्लम है। नेक्स्ट एक कॉमन रीजन है हमारी कंट्री में लो साइंटिफिक इनोवेशन होने का कि लोगों के बीच में साइंटिफिक टेम्पर कम है और लिटरेसी कम है। ये सबसे कॉमनली नोन रीजन है साइंटिफिक इनोवेशन के कम होने का, और इसीलिए मैंने इसको सबसे एंड में डाला है। बाकी सारे रीजंस को मैंने पहले ही डाल दिया है। Now let us come on to the way forward part where we are going to tell कि कैसे हमको साइंटिफिक इनोवेशन को इम्प्रूव करना है और क्या हमारी सरकार ने अच्छा करा भी है इस दिशा में। एक सबसे पहली बात मैंने यहाँ पर लिख दी है कि हिस्टोरिकली हमारी सरकार का जो एटीट्यूड रहता था साइंटिफिक इनोवेशन को इम्प्रूव करने के लिए, वो यही रहता था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो बजट होता है, जो स्पेंडिंग होती है, उसको ही बढ़ाया जाए। लेकिन अगर हमको कॉम्प्रिहेंसिवली साइंटिफिक इनोवेशन को इंप्रूव करना है तो केवल रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। बहुत सारे और भी स्टेप्स हमको लेने पड़ेंगे। ये स्टेप्स को एक एक करके डिस्कस कर रहा हूं मैं। सबसे पहली चीज जो करनी है कि हमारे यहाँ जो कल्चर है रोट लर्निंग का, जो कि स्कूल लेवल से ही स्टार्ट हो जाता है, इसी को ही बदलने की जरूरत है। हमारे यहाँ के जो टीचर्स हैं उनको एनकरेज करा जाना है कि आप अपने बच्चों में क्रिएटिविटी, साइंटिफिक टेम्पर, क्रिटिकल थिंकिंग इनको बढ़ाएं। ऐसे में वही बच्चे जब बड़े होंगे तो वही बच्चे इनोवेटर्स बनेंगे जब वो बचपन से ही क्रिएटिविटी, साइंटिफिक टेम्पर और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए ट्रेंड होंगे। हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये भी इसी स्टेप में ही आगे बढ़ती है। वहाँ पर भी मैथ्स को, क्रिटिकल एबिलिटीज़ को एनकरेज करने की बात हुई है। इसके अलावा हमारे भारत सरकार का जो प्रोग्राम है निष्ठा, वहाँ पर भी टीचर्स ट्रेनिंग के लिए प्रोविजंस हैं और उसमें टीचर्स को इस तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी कि जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी को डेवलप कराया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि हमें इनोवेशन को विलेज और कम्युनिटी लेवल पर इनकरेज कराना है। ये अभी मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि कैसे हमारे यहाँ के जो साइंटिफिक इनोवेटर्स एट अ ग्रास रूट लेवल या कम्युनिटी लेवल होते हैं वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट नहीं कर पाते हैं। ऐसे में हमको बहुत ज़रूरी है कि अपने यहाँ के ग्रास रूट लेवल पर, विलेज लेवल पर इन इनोवेटर्स को और एनकरेज करा जाना है, जिससे कि वो और ज़्यादा साइंटिफिक इनोवेशन कर पाएँ और ऐसे इनोवेशन जो कि हमारे देश की जो आम जनता है उनकी डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको ही सॉल्व कर पाए। इसीलिए हमारे देश की सरकार ने अटल कम्युनिटी इनोवेशन प्रोग्राम स्टार्ट करा था, विच इज पार्ट ऑफ द अटल इनोवेशन मिशन। ऐसे इनोवेटर्स को जो कि ग्रास रूट लेवल पर काम करते हैं, कम्युनिटी लेवल पर काम करते हैं, उनको एनकरेज कराया जा सके। थर्ड वे फॉरवर्ड है कि हमें बजट बढ़ाने की जरूरत है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। इसमें इकोनॉमिक सर्वे की बात करेंगे जिसने बोला था कि हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर को डबल करने की जरूरत है। स्टेट गवर्नमेंट्स को भी आगे आने की जरूरत है कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर अपना स्पेंडिंग बढ़ाएं और अपना सपोर्ट दें, और इसीलिए इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग पब्लिश करता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स की रैंकिंग करता है कि वो कितना इनकरेज कर रही हैं इनोवेशन को। स्टार्टअप्स जो कि इनोवेशन पर बेस्ड होते हैं, जो नई चीज़ों को सामने लाते हैं, उनको भी एनकरेज कराए जाने की ज़रूरत है। कुछ क्रिटिकल सेक्टर्स हैं अपने इकोनॉमी के जहां पर साइंटिफिक इनोवेशन को एनकरेज कराया जाना है, जैसे कि डिफेंस, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल रिसर्च, फार्मास्यूटिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये ऐसे क्रिटिकल सेक्टर हैं जहां पर इंडिजिनस साइंटिफिक इनोवेशन को एनकरेज कराए जाने की बहुत ज़रूरत है। कुछ एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं जहां पर भी इनोवेशन को एनकरेज कराया जाना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G, मशीन लर्निंग, ये सब ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जहां पर इनोवेशन को एनकरेज कराया जाना चाहिए। लास्टली आप इस क्वेश्चन में कंक्लूजन लिख सकते हैं कि अगर इंडिया का एम है विश्व गुरु बनने का, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया था विश्व गुरु बनने का एम है, तो वो तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारे यहाँ इंडिजिनस साइंटिफिक इनोवेशन मास लेवल पर नहीं हो पा रहा है। और ये मास लेवल पर जब होगा हमारे यहाँ पर इंडिजिनस साइंटिफिक इनोवेशन, तभी हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो अच्छे से रियलाइज हो पाएगा और सभी लोगों का डेवलपमेंट हो पाएगा, सभी को ही प्रॉस्पेरिटी मिल पाएगी। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू कि एक सिंपल से क्वेश्चन में भी कितने सारे फैक्टर्स आप लिख सकते हैं।
आइडियली देखा जाए तो ये क्वेश्चन के बारे में आप किसी से भी बात करेंगे कि इंडिया में साइंटिफिक इनोवेशन का या साइंस का कल्चर कम क्यों है, तो हर कोई अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देगा और 2-3 पॉइंट तो हर कोई बता ही देगा। लेकिन ऐसे सिंपल क्वेश्चन को भी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली आंसर करना चाहिए आपको। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड इन टूडेज सेशन। थैंक यू।